नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ में देश के बहादुर पुलिस पदाधिकारियों की कथा भी सुनाते हैं। तो देखिए, बीच में कुछ दिनों का अंतराल हुआ, मैं कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको पता है, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है केपीएस गिल की। देश के सुपर कॉप केपीएस गिल की हम बता रहे हैं केपीएस गिल की पुलिसिंग कैसी थी और केपीएस गिल की पुलिसिंग से आप किस तरीके से खराब विधि व्यवस्था को भी ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, केपीएस गिल श्रृंखला की आज कहानी नंबर 16 है और खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 375। इसका मतलब यह हुआ कि केपीएस गिल की श्रृंखला की शुरुआत हुई थी एपिसोड नंबर 360 से। तो देखिए, यदि आपने पिछली कहानी सुनी है, पिछला एपिसोड देखा है, तो आपको पता है केपीएस गिल फिर से शिलांग से वापस आ गए असम। वे जाना चाहते थे मणिपुर, लेकिन असम में जो नई सरकार बनी थी वह अपने यहां वापस ले आई और वे बनाए गए असम में आईजी लॉ एंड ऑर्डर, जबकि वे शिलांग में मेघालय में डीजीपी थे। डीजीपी उनके पद के हिसाब से वे अभी बन नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें विशेष परिस्थितियों में वहां बनाया गया था। तो जब वे असम लौटे तो उन्होंने यह महसूस किया कि असम में आंदोलनकारी जो ताकतें हैं वह बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है और वहां समानांतर सरकार चल रही है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का और ऑल असम गण परिषद का। तो दंगे हो रहे हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, आंदोलन कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखिए, जैसे ही केपीएस गिल आए, नगांव में हिंसा भड़की हुई थी और केपीएस गिल को जिम्मेदारी दे दी गई कि नगांव जाइए, वहां हालात को काबू में कीजिए। नगांव में पुलिस फायरिंग हो चुकी थी। इसके बाद स्थिति बहुत ही विषम थी। केपीएस गिल का संस्मरण है, जब मैं नगांव पहुंचा, या यूं कहें कि पहुंचने के करीब था, तब मुझे मालूम था कि वहां डीसी, एसपी और सीआरपीएफ मोर्चा ली हुई है। वह जो हिंसक तत्व हैं, जो भीड़ है, उनके साथ मुकाबला कर रही है। वहां रोड़ेबाजी हो रही है और अन्य प्रकार से पुलिस बल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फायरिंग के खिलाफ बहुत गुस्सा है। तो केपीएस गिल का संस्मरण कहता है कि मैं जब वहां पहुंचा तो डीसी, एसपी, सीआरपीएफ तीनों ने कहा कि देखिए, हालात तो ऐसे हैं कि फिर से फायरिंग की जरूरत है, मतलब फिर से गोलियां चलानी होगी। तो केपीएस गिल ने कहा कि ठीक है, आप जैसा समझते हैं ठीक ही समझ रहे होंगे, आप मोर्चे पर कई घंटों से हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए दोबारा फायरिंग शुरू करने के पहले। तो केपीएस गिल ने पहले तो वहां जो स्थितियां थी उसे महसूस किया कि जहां और जिधर से हिंसक भीड़ है, उधर जो पहुंचने का रास्ता है वह बहुत ही, जो भीड़ है उसके कब्जे में है। नदी है, नेशनल हाईवे है, रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन को भी डिस्टर्ब करके रखा गया है, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन ठप है। तो केपीएस गिल ने यह महसूस किया कि जिधर से भीड़ आती है और जो पुलिस बल पर हमला बोलती है, वह नेशनल हाईवे में एक गांव के बीच से गुजरती है। तो केपीएस गिल ने एक रणनीति बनाई। इसलिए मैं कह रहा था कि पुलिसिंग को समझने की जरूरत है, केपीएस गिल किस तरीके से पुलिसिंग करते थे। तो केपीएस गिल ने सीआरपीएफ वालों को कहा कि ऐसा है, मोर्चा मुझे लेने दीजिए। आप जब आगे बढ़ते हैं तो सीधा टकराव होता है। तो आप ये कीजिए, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, एनएच के दोनों ओर किनारे में जो झाड़ियां हैं उसमें छुप जाइए, बिल्कुल एम्बुश पोजीशन में। आपको कुछ नहीं करना है और इसके बाद अपने दस्ते के साथ, अपने फोर्स के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि वे क्या करते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, स्थिति खराब होगी, वे उधर से हमला करने को आएंगे, तो वे इस तरीके से आएंगे कि उन्हें लगेगा कि जीत मिल गई है। तो जब वे आपकी तरफ बढ़ेंगे जीत की मुद्रा में, तो आप गिरफ्तार कर लेना। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैं उसी तरीके से, जो मैंने प्लान किया, मैं बढ़ा और उधर से पथराव होने लगा। मैं लकड़ी के तख्तों के सहारे से अपने को बचा रहा था, लेकिन हमने नाटक ऐसा किया जिससे
हिंसक तत्वों को लगा कि केपीएस गिल को चोट लग गई, वे घायल हो गए, वे गिर पड़े। तो जैसे ही उन्हें यह महसूस हुआ कि केपीएस गिल घायल हो गए, उनके भीतर जीत का जोश आ गया और जो भीड़ थी वो आगे बढ़ने लगी। तो जो भीड़ आगे बढ़ी वह संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि जो बड़ा काफिला था जो हिंसक तत्वों का वो दूसरी ओर था। तो जैसे ही कुछ एक छात्र जो हमें घायल समझकर आगे बढ़े थे, उधर प्लान के तहत सीआरपीएफ के जो लोग एम्बुश किए हुए थे, झाड़ियों में छुपे हुए थे, वे बाहर निकले और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो अब 15 आंदोलनकारी छात्र गिरफ्तार कर लिए गए। मैं उठा, मैं फिर उधर पहुंच गया, मैं तो सलामत था ही। केपीएस गिल कहते हैं कि अब ये 15 छात्र जिन्हें हमने अपनी चाल के तहत कब्जे में लिया, वे आंदोलन को शांत कराने वाले थे। तो सड़क पर ही उनकी लानत मलानत शुरू हो गई। हमने कहा कि देखो, अब तुम्हें भीड़ की ओर ले चलते हैं डंडा से ठोकते हुए, और तुम्हें इतना तेज कराना है कि जैसे तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान निकली जा रही है। तो उधर से जो भीड़ आ रही थी, इधर से हम बढ़ रहे थे उन 15 छात्रों के साथ। तो भीड़ को लगा कि हमारे 15 लोग ये जो पुलिस के कब्जे में चले गए, केपीएस गिल के कब्जे में चले गए, वे तो मार ही दिए जाएंगे। तो जब उन पर दबाव बढ़ा, उन्हें लगा कि हम तो चाल में फंस गए, तो उन्होंने अपनी ओर से व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा, शांति का झंडा लहरा दिया। तो हमने भी कहा कि ठीक है, यदि आपने सफेद झंडा लहराया है तो हम भी अपनी ओर से कार्रवाई बंद करते हैं, और अब आप ये बताइए कि आपका नेता कौन है, क्योंकि अब तक इस बात की जानकारी मिल ही नहीं पाई थी कि इस भीड़ को लीड कौन कर रहा है। तो फिर भीड़ ने तय किया कि हमारा नेता ये है। तो हमने कहा कि देखिए, आपके लड़कों को हम सलामत रखेंगे, सही रखेंगे, उन्होंने कानून तोड़ा है, एक्शन लेंगे, लेकिन यदि आप शांत रहेंगे तो, और यदि आप शांत नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे ये आप समझ सकते हैं। यहां पहले ही गोली चल चुकी है, पुलिस का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। तो भीड़ ने यह तय किया, एक शांति वार्ता हुई, व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा फहराया जा चुका था कि कल से हम लोग सिर्फ 10 मिनटों का प्रतिदिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। तो केपीएस गिल कहते हैं मुझे इस बात का कोई आपत्ति नहीं थी कि आप पीसफुल प्रोसेसन कीजिए, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से केपीएस गिल ने इस आंदोलन को वहां शांत कराया। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, मुझे अच्छा लगा कि जब मैं रिटायरमेंट के बाद, जब मैं रिटायर हो गया, तो असम गया एक हॉकी टूर्नामेंट पे भाग लेने, मतलब वहां विशिष्ट अतिथि के तौर पर। तो नगांव में जहां हॉकी खेला जा रहा था, जो ग्राउंड था, उसे देखकर मैं पुरानी स्मृति में चला गया। मैंने कहा कि देखिए, ये प्लेग्राउंड वो प्लेग्राउंड है जो पहले थाना के पीछे हुआ करता था, और मुझे ठीक याद है कि मैंने इसी प्लेग्राउंड पर, इसी थाने के कैंपस में 1962 में जब चाइना का युद्ध चल रहा था, तब हमने, चाइना का एग्रेशन, तब हमने यहाँ के लोगों को राइफल ट्रेनिंग दी थी। और फिर 20 साल बाद 1982 में जब असम में आंदोलन चल रहा था, भीड़ हिंसक थी, तो यहीं से हमने 15 छात्रों को पकड़कर हवालात के भीतर बंद किया था। तो केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, उस हॉकी टूर्नामेंट में असम सरकार के एक मंत्री भी आए हुए थे। जब वे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि देखिए मिस्टर गिल, मैं वो व्यक्ति हूं जो 1962 में आपके द्वारा राइफल की ट्रेनिंग प्राप्त किया था, और 1982 में आपने मुझे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया था। फिर भी आपको सैल्यूट करता हूं, आपके प्रति मेरा सम्मान है। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, ये संस्मरण फिर हुआ ऐसा कि इंदिरा गांधी का कार्यक्रम बना। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी, फिर से 1977 में हारी थी, फिर इंदिरा गांधी की सरकार लौटी। तो केपीएस गिल को याद है कि इंदिरा गांधी का कार्यक्रम जो तय किया गया था, उसके हिसाब से उन्हें गुवाहाटी में लैंड करना था, और गुवाहाटी में जो एयरपोर्ट पर जो विशिष्ट लोग मिलने वाले थे, जिनके लिए रिसेप्शन अरेंजमेंट किया जाना था,
उसका दायित्व सौंपा गया था कामरूप के एसपी एन रामचंद्रन को। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैं भी वहां मौजूद था एयरपोर्ट पर, प्रधानमंत्री आ रही थी। मैंने अचानक देखा कि एक सीनियर मिनिस्टर चिल्लाने लगे। किस पर? कामरूप के एसपी एन रामचंद्रन पर। और वे इस तरीके से चिल्ला रहे थे जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने एसपी को बुलाया, अपने एसपी को। मैंने पूछा क्या कारण है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? तो एसपी ने बताया कि जो अरेंजमेंट्स हैं उसके हिसाब से प्रधानमंत्री से मिलने वालों को एक पंक्ति में खड़ा होना है और उसी पंक्ति के हिसाब से लोगों को खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये जो सीनियर मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वे इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि वे पंक्ति में खड़े होंगे, वे लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते हैं। तो केपीएस गिल ने कहा कि मुझे तो गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये कैसे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो क्या नहीं आ सकता है? तो मैंने उस मंत्री की ओर देखा, मेरी निगाह, मेरी आंखें, मैंने उन्हें अंगुली कर इशारा किया, इधर आइए, इधर आइए। और जब वे आए तो मैं इस तरीके से बरस पड़ा जैसे स्कूल में कोई हेडमास्टर एक बैक बेंचर्स स्टूडेंट पर भड़कता है। मैंने पूछा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपका एसपी जो है मुझे लाइन में खड़ा करना चाहता है, मैं लाइन में खड़ा नहीं हूंगा। तो मैंने कहा मिस्टर मिनिस्टर, आपको तो लाइन में खड़ा होना होगा यदि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से आपको मुलाकात करनी है। आप समझ लीजिए, इज इट क्लियर? कि आपको और कुछ समझाना है? तो मंत्री को ऐसा लगा कि करंट लग गया। वह तो शर्म के मारे छिप गए, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलना भी उनके लिए जरूरी था। उनके पॉलिटिकल कैरियर की बात थी, उनके पॉलिटिकल प्रेजेंस की बात थी, लेकिन उनकी जिद को हमने तोड़ दिया। हमारे एसपी, जो कामरूप के एसपी, अब तक उन्हें लग रहा था कि वे अपमानित किए जा रहे हैं एक माननीय मंत्री के द्वारा। एन रामचंद्रन जो एसपी थे, उनका गर्व से सीना फूल गया कि हमारे आईजी लॉ एंड ऑर्डर केपीएस गिल ने वह काम किया जो काम किया जाना आवश्यक था। तो मेरी डांट के बाद मंत्री जी को लाइन में लगना ही पड़ा, और जब वे लाइन में लगे तभी जाकर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से हुई। तो केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, मेरे तेवर, मेरा जो रवैया या जो मेरी पॉलिसी, मैं निष्पक्ष था, इसलिए लोग मुझ पर भरोसा करते थे। केपीएस गिल कहते हैं पूरा असम जल रहा था, हालात कहीं काबू कहीं बेकाबू होते थे। तभी देश के जाने माने पत्रकार अरुण शौरी असम के दौरे पर आए। वे मिलने आए थे आंदोलनकारी छात्रों से। उन्हें बुलाया था शेखर गुप्ता ने, देश के दूसरे जाने माने पत्रकार, जो उस समय इंडियन एक्सप्रेस के गुवाहाटी के संवाददाता थे। तो जब अरुण शौरी आए तो उन्हें ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण परिषद के कई नेताओं से मुलाकात करनी थी। कई ऐसे नेता थे जिन्हें पुलिस खोज रही थी, वे अज्ञातवास पर थे। तो इन सभी से भी मुलाकात होनी थी अरुण शौरी और शेखर गुप्ता की। मुलाकात हुई, अरुण शौरी ने समस्या को समझने की कोशिश की, और देखिए जो आंदोलन चल रहा था वह आंदोलन मूल रूप से घुसपैठियों के खिलाफ था, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। असम के मूल निवासियों को लगता था कि इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए चले आए हैं, सभी के सभी मुसलमान हैं, जो असम की व्यवस्था है, असम की जिंदगी है, उसे तबाह कर देंगे। तो केपीएस गिल कहते हैं कि अरुण शौरी और शेखर गुप्ता ने जो अपना संस्मरण साझा किया, उनकी मुलाकात गुप्तवास में चल रहे प्रफुल्ल मोहंता और फूकन से भी हुई। तो अरुण शौरी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपका आंदोलन कैसे शांत हो सकता है? आपका भरोसा तो किसी शासन प्रशासन में दिखता ही नहीं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जिम्मे सरकार यह काम सौंप सकती है कि वह आपकी मांगों पर विचार करे और उस पर एक्शन भी ले? तो केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, मेरे प्रति विश्वास, मैं तो वैसा पदाधिकारी था, मैं वैसा आईपीएस था जिसने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम गण परिषद के नेताओं के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उनके जनसैलाब के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की थी। पुलिस फायरिंग भी हुई थी,
कई लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए, यातनाओं की शिकायत होती थी, हत्या का आरोप मुझ पर लगा था। फिर भी अरुण शौरी और शेखर गुप्ता को असम गण परिषद के नेताओं ने कहा कि विश्वास के लायक तो केपीएस गिल ही हैं। अरुण शौरी और शेखर गुप्ता ने इस पर कहा भी था कि आप यह विश्वास कर रहे हैं केपीएस गिल पर, क्यों कर रहे हैं, वे तो आपके पीछे लगे हैं। तो इन नेताओं ने कहा कि देखिए, केपीएस गिल एक ऐसे सक्षम पुलिस प्राधिकारी हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल कर बाहर कर फेंक सकते हैं। तो यह विश्वास केपीएस गिल कहते हैं कि शायद यह भरोसा तब बना था जब वे एसपी थे और एसपी के रूप में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू किया था। हमने उन गांव के प्रमुखों से, मुखियों से बात की थी और कहा था कि देखिए, वे गांव ही खुश हैं जहां न पुलिस आती है, जहां न अपराधी आते हैं। और हमने शुरुआत की थी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की। उन्हें हम तलाशते थे और उन्हें सीमा पर ले जाकर दूसरी ओर फेंक देते थे। लेकिन बाद में जो सरकार का निर्णय हुआ, सरकार का रवैया रहा, उस कारण आपको पता है कि यह समस्या फिर किस तरीके से विकराल होती चली गई। तो केपीएस गिल कहते हैं कि ये तो अरुण शौरी और शेखर गुप्ता का अनुभव था और जो नेताओं ने, असम गण परिषद के नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन हिंसा तो अब भी हो रही थी। केपीएस गिल कहते हैं कि फरवरी 1983 की बात है, उन्हें इस बात की जानकारी मिली जब वे तेजपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लौट रहे थे। उनके साथ डिविजनल कमिश्नर भी थे। खबर यह मिली कि ये जो आंदोलनकारी संगठन है वे 5 बड़े नरसंहार को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं और नरसंहार होगा मुसलमानों का। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। यह ठीक बात नहीं है और इस तरीके से हिंसा की आज़ादी किसी को दी नहीं जा सकती है। तो केपीएस गिल कहते हैं कि जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली, वे अपने डिविजनल कमिश्नर के साथ पहले उन इलाकों के लिए कूच कर गए जिधर यह खबर आ रही थी कि वहां नरसंहार होंगे। लेकिन 5-5 नरसंहार की बात थी और यह तो पता नहीं था कि पहला नरसंहार कहां होगा। तो सूचना के मुताबिक जहां सबसे अधिक संकट था, जहां सबसे अधिक खतरा था, वहीं केपीएस गिल निकल पड़े। केपीएस गिल कहते हैं कि मैं एक स्थान पर जहां दंगा भड़क गया था, हालात ऐसे थे जैसे लग रहा था मिनी बार है, युद्ध चल रहा है, छोटा सा युद्ध। मैं पहुंचा, स्थिति बहुत विषम थी और रात के 11:30 बजे से अगले दिन दिन के 2:30 बजे तक मुझे लाठियां चलानी पड़ी, मुझे बल प्रयोग करना पड़ा, दंगाइयों को उठा उठा कर फेंकना पड़ा, इधर से उधर, उधर से इधर। तो हालात को हमने काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन यह भी सच है कि इस प्रयास के बाद भी नुकसान बहुत बड़ा हुआ था। केपीएस गिल कहते हैं यदि प्रयास न किए होते तो नुकसान और भी बड़ा होता, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान का गम मुझे आज भी सताता रहा। यह बात उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वक्त में कही थी जब वे याद करते थे असम में अपनी ड्यूटी को। खैर, केपीएस गिल कहते हैं कि जब मैं इधर ही हालात संभाल रहा था तभी सूचना मिली कि एक बड़ा सा नरसंहार निल्ली में हो गया और निल्ली में मुसलमानों को उनके साथ बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। कहने वाले कहते हैं सैकड़ों, कुछ लोग तो कहते हैं 2000 की संख्या में इस सांप्रदायिक हिंसा में ये जो अल्पसंख्यक थे, जिन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया भी कहा जाता है, और इनमें कुछ शांति पसंद लोग जो असम के मूल नागरिक थे वे भी बलि चढ़ गए थे। केपीएस गिल कहते हैं मैं भागा भागा उधर गया। हालात को निपटने में बहुत कठिन, बहुत ही लंबा वक्त लगा और भरोसा पुलिस के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति डगमगा गया था। इस हालात को हमने कैसे संभाला, यह बहुत लंबी कहानी है,
लेकिन जब दंगे की आग खत्म हुई, दंगे की आग ठंडी पड़ रही थी, तब तक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का फिर से आने का कार्यक्रम बन गया। मालूम हुआ कि इंदिरा गांधी दंगा पीड़ितों से, मतलब जिनके साथ दंगाइयों ने बलवा किया है, दंगाइयों ने काटा है, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी का यह कार्यक्रम बहुत ही सेंसिटिव था, क्योंकि असम में बहुत अधिक तनाव था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी आई और फिर क्या क्या हुआ, यह कहानी भी रोचक और रोमांचक है। केपीएस गिल का अनुभव जो बता रहा है वह आपके लिए आई ओपनर है। इस कहानी को हम बताएंगे खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 376 में, मतलब केपीएस गिल की श्रृंखला की 17वीं कहानी में। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का आपको पता है तो हमें जरूर बताइए। अपनी डायरी के पन्नों में हम उसे तलाशेंगे। डायरी के पन्नों में कहानी नहीं मिली तो रिसर्च टीम को कहेंगे। आप मेल करते वक्त अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।